हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को, और इस वीडियो में देखेंगे अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं और इनको हम लोग यूज कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को। तो कोई अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट मीन्स कि उसमें कोई एसिड या कोई बेस या कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो अगर इसमें कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, कोई एसिड बेस प्रेजेंट है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सपोज कर लें कि किसी मेटल का है, जैसे कि जिंक मेटल का है, जिंक मेटल के सॉल्ट का है, तो ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में हम एक रॉड को डीप करते हैं, एक रॉड इसमें डीप किया गया है, और ये जो रॉड जो डीप करे हैं इसमें वो जिंक मेटल का है। तो सॉल्यूशन भी जिंक सल्फेट का है और रॉड जिंक मेटल का है, यानी कि जिस मेटल को डीप किए हैं उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो जब किसी भी मेटल को उसी के सॉल्ट के, उसी के किसी भी टाइप का एक सॉल्ट, मतलब सॉल्ट उसी का होना चाहिए, उसी के सॉल्ट में जब डीप करते हैं तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है इस सॉल्यूशन और इस मेटल के सरफेस के बीच में। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मीन्स ये हुआ कि जब कोई मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डीप करेंगे, नहीं, मेटल सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे, और वो भी उसी मेटल के सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब डीप करेंगे तो उस रॉड और सॉल्यूशन के बीच में इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है दोनों के फेस पे, जहाँ पे दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का और मेटल सरफेस का। तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा और उसी पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल के डेवलप होने की वजह से इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस रॉड के ऊपर या तो पॉजिटिव डेवलप होगा या तो नेगेटिव डेवलप होगा। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। अगर रॉड पे पॉजिटिव है, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हुआ ओवरऑल, तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होगा। अगर रॉड पे नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये डेवलपमेंट कैसे होता है? वैसे तो इससे क्वेश्चंस होते नहीं हैं डायरेक्टली कि डेवलपमेंट क्यों होता है, लेकिन फिर भी जानते हैं। जैसे मेटल है, यहाँ पे जिंक मेटल का ये रॉड बना हुआ है। अगर ये जिंक मेटल का रॉड क्या करता है कि सॉल्यूशन में जब डीप किए तो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जैसे ही आया, साइड से सॉल्यूशन है, तो जैसे ही कांटेक्ट में आया, अगर ये क्या करता है कि जिंक आयन बन जाता है। ये जिंक मेटल जो रॉड है वो जिंक आयन बन गया, Zn2+ बन गया। तो जैसे ही Zn2+ बनेगा तो Zn2+ बन के रॉड पे नहीं रहेगा, वो चला जाएगा सॉल्यूशन में। तो क्योंकि जिंक Zn2+ बना, इट मीन्स कि उस टाइम पे वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी किया होगा, और वो रिलीज इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से स्टिक कर जाते हैं। तो रॉड पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो रॉड पे अगर नेगेटिव डेवलप हुआ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वो रिलीज किया, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस से स्टिक कर जाता है, तो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे क्रिएट करेगा, और जिंक आयन चला गया सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर रॉड नेगेटिवली चार्ज होगा तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा। वैसे यहाँ पे दोनों प्रोसेस होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिबरेट हुआ है, इसके सरफेस पे है, तो ये जिंक वापस फिर इस पे जाता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ऐसा प्रोसेस दोनों तरफ चलते रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कि जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर जो आयन प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। बट होता क्या है कि अगर रिलीज करने का टेंडेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर आयन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके आयन यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा डिपॉजिट होता तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता। तो हम लोगों को बेसिकली ये जानना है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि अगर किसी मेटल के रॉड को सॉल्यूशन में डीप करेंगे, देन अ पोटेंशियल विल बी डेवलप ऑन द इंटरफेस ऑफ मेटल सरफेस एंड द सॉल्यूशन, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको हम लोग मेजर क्यों करते हैं और मेजरमेंट उसका पॉसिबल कैसे है?
तो कोई भी एक सिंगल रॉड का, एक जिंक को सिर्फ अकेला अगर हम किसी सॉल्यूशन में डिप कर दिए तो इसमें पोटेंशियल तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन अकेले जिंक का पोटेंशियल को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। किसी भी इंडिविजुअल का हम लोग जो है पोटेंशियल इंडिविजुअली मेजर नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स कि एब्सोल्यूट उसका कुछ पोटेंशियल तो होगा, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, पॉसिबल नहीं है वो प्रैक्टिकली। तो हम लोग जो मेजर करते हैं वो रिलेटिव पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो रिलेटिव पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, तो किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कॉपर होता तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है स्टैंडर्ड, उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, SHE ऐसे भी हम लोग मेंशन करेंगे इसको आगे। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके किसी का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, इसका खुद का जो पोटेंशियल होता है वो आर्बिट्ररी जीरो मान लिया गया है, एक्सपेरिमेंट से नहीं, ऐसे ही कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन मान लिया गया है कि इसका जो पोटेंशियल होता है जीरो है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके पीछे। इसका 0.0 वोल्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, व्हेनेवर वी डिप अ मेटल इनटू देयर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन अ पोटेंशियल विल डेवलप ऑन द इंटरफेस एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। If the metal rod becomes positively charged because of this process, then solution will be negatively charged, and if the solution is positively charged, then rod will carry negative charge. तो ये होता है यहाँ पे। अब इसके बाद ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है और इसके हेल्प से हम लोग मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो देखते हैं आगे। फिर पहले कंस्ट्रक्शन जानना जरूरी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, कि कैसा होता है, कैसा बना हुआ होता है। तो अगर एक चैम्बर है हमारे पास और इस चैम्बर में एक सॉल्यूशन है, एसिड का सॉल्यूशन है, सपोज करते हैं हम कि हमारे पास है HCl का सॉल्यूशन। कोई भी एसिड हो तो वो H+ जनरेट करेगा, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ लेना देना H+ से है। तो H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, यानी कि HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए, यानी कि 1 मोल पर लीटर, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा HCl का। अब इस HCl में एक इस टाइप का ट्यूब होता है और वो इस ट्यूब को हम लोग इसमें डिप करते हैं इस सॉल्यूशन में जिसमें HCl प्रेजेंट है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। अब इस ट्यूब में एक वायर होता है, प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर के एंड पे जो सॉल्यूशन में डिप होगा, यहाँ पे एक प्लेट होगा और इसके ऊपर कोटिंग होता है, और ये कोटिंग होता है जिस कोटिंग को हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक, तो ये क्या है, ये प्लेटिनम का फॉयल है और प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग है उसका, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। तो प्लेटिनम ब्लैक पाउडर फॉर्म है प्लेटिनम का, और उसी पाउडर से इसके फॉयल को, जो फॉयल होता है उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। तो ये है प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम वायर है और ये जो स्पेस है यहाँ से इनलेट है, एक्चुअली यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है और हाइड्रोजन गैस पास होकर यहाँ पे इस सॉल्यूशन के थ्रू आएगा। हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में इंटर करेगा और बबल्स होकर यहाँ से निकलेगा, उसका बबल्स यहाँ से निकलेगा भी। तो हाइड्रोजन गैस को जो पास करते हैं, ऐसा नहीं कि उसका प्रेशर कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर से यहाँ पे पास किया जाता है इस सॉल्यूशन से। अब इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट है, इट मीन्स कि H+ आयन प्रेजेंट है, और ऊपर से कौन आ रहा है, H2 गैस इसमें इन कर रहा है। तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज भी कैरी कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी कैरी कर सकता है। कहने का सेंस ये है कि
इसका यूज ही क्यों कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग कंस्ट्रक्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रॉड होता है या कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको हम सॉल्यूशन में डीप किए हैं, उसमें कुछ पोटेंशियल है, तो उसका पोटेंशियल ऐसे मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, और उसको बनाने के लिए हमको एक रॉड या एक सेल और चाहिए, एक तो जिंक और एक दूसरा हमको और चाहिए। तो हम दूसरा रेफरेंस में हमेशा किसके क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। कंस्ट्रक्शन उसका इस टाइप से होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं जो सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कैसा सॉल्यूशन है, पहले तो एक्वस सॉल्यूशन है और कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है, 1 मोलर है। और ये किस में कन्वर्ट होता है, जो हाइड्रोजन आयन है ये भी H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट किस में होगा, H2 गैस में। और H2 गैस का प्रेशर कितना मेंटेन करना होता है हमको, 1 बार। और ये सारे प्रोसेस किसके सपोर्ट से हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, प्लेटिनम है जो सरफेस को प्रोवाइड कर रहा है, जो जगह दे रहा है कि इस जगह पे रिएक्शन हो सकता है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं प्लेटिनम के सरफेस पर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Pt और S। तो ये जो हुआ ना, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में लोग देखे थे गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आज देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक अकेला इलेक्ट्रोड है, तो एक अकेला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो H+, फिर H2, यहाँ पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखना भी इंपॉर्टेंट है, 1 बार प्रेशर भी, और ये सारे प्रोसेस प्लेटिनम के सरफेस पे होते हैं। अब यहाँ पे है कि ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये काम कैसे करेगा, इसके हेल्प से हम लोग किसी दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बता सकते हैं, तो इसको देखते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो देख ही चुके हैं कि उसको हम लोग हमेशा 0.00 वोल्ट लेंगे। तो है क्या कि सपोज करें कि अगर हमको किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि क्रिएट करना पड़ता है, गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ता है। हमको एक बनाना पड़ेगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल लास्ट क्लास में देख चुके थे। गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल उस डिवाइस को बोलते हैं विच कन्वर्ट्स, इट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ एनी रिडॉक्स रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे डिवाइस को वैसे कुछ भी डिवाइस होंगे उनको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। बेसिकली ये बैटरी ही है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कि अगर हमको पता करना है किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो उस टाइम पे हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, E0 सेल। तो किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पता करना है, तो हमको एक E0 सेल, किसी सेल का पोटेंशियल कैसे पता करते हैं, सेल मतलब कि गैल्वेनिक सेल। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल का कैसे पोटेंशियल पता करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इसको बोलेंगे। ये क्या है, E0 कैथोड, ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। और E0 एनोड क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन से टर्म्स क्या है। तो E0 सेल पता करने के लिए ये दोनों वैल्यू हमको पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पे ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे थे, तो यहाँ पे एक चीज़ था कि इस रॉड के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, और ये ऐसे सिर्फ फिगर देख के और ये बता पाना कि इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन इतना श्योर है कि किसी भी रॉड को डिप करेंगे तो पोटेंशियल तो कुछ ना कुछ डेवलप वहाँ पे होगा जब उसके सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो अब है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले देख लेंगे, इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन केमिस्ट्री वालों के लिए ज़्यादा यूजफुल है कि इट इज़ द मेजरमेंट, एक मेजरमेंट है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज और टू reduce itself। कोई भी स्पेसीज है, कोई भी कैटायन है, कोई भी मेटल है, कोई भी नॉन मेटल है, तो उसमें खुद को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज़्यादा है या उसमें खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, उसी का मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम ऑक्सीडाइज करने के टेंडेंसी को मेजर कर रहे हैं तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। अगर हम रिड्यूस होने का टेंडेंसी चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर रहे हैं। तो यानी कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी चेक कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी चेक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों चीज़ों को मेजर कर सकता है, ऑक्सीडाइज करने का भी टेंडेंसी और रिड्यूस करने का भी। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक पर्टिकुलर टेंडेंसी को मेजर करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको, ये किस चीज़ का टेंडेंसी है? मेजरमेंट टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी कि किस में खुद को ऑक्सीडाइज करने का। एक चीज़ और ध्यान देना है कि ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी किस में ज़्यादा है या कम है। अगर हम खुद के ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी, अपने खुद को ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी मेजर कर रहे हैं तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। या फिर अगर कभी हम मेजर ऑफ टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, अगर हम खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी मेजर कर रहे हैं, कोई रिड्यूस करने का टेंडेंसी हम में ज़्यादा है खुद को कि ऑक्सीडाइज करने का, तो अगर ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी मेजर किए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिड्यूस करने का टेंडेंसी मेजर किए तो रिडक्शन पोटेंशियल, ये समझ सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या है कि IUPAC ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड मानता है। क्यों, इसको क्यों नहीं मानता है? क्या कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल में रिलेशनशिप सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, या इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर इसमें हम नेगेटिव से इंटू करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में मैग्नीट्यूड वाइज कुछ डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस बस साइन का होता है। इट मीन्स कि अगर हम ये बोलें कि E0 कॉपर 2 प्लस कॉपर, ये कॉपर का, सिर्फ कॉपर दिख रहा है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर प्लस 0.34 वोल्ट है, Cu2 प्लस Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इस स्पेसिस को हम चेंज कर दें, अगर ऐसे लिख दें Cu2 प्लस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो सेम यही होगा, बस नेगेटिव हो जाएगा साइन उसका। तो अब ये दो लिखा हुआ है, इसमें से कौन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और कौन रिडक्शन पोटेंशियल है? तो रिडक्शन पोटेंशियल वो होता है जिसमें स्पेसिस क्या होता है? रिड्यूस होता है। इसमें क्या है? कॉपर, कॉपर के ऊपर कितना प्लस लिखा हुआ है? 2, बाद में भी एक कॉपर लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। तो पहले +2 है, बाद में 0 है, तो +2 से 0 वैल्यू तो कम हो रहा है। इट मीन्स कम होना मीन्स क्या? रिडक्शन होना। कम होना मीन्स रिडक्शन होना, यानी कि ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है ये। इसमें हम देखें ये वैल्यू किसका है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल का है? तो इसमें कॉपर है, इसका वैल्यू क्या है? पहले से तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 0, बाद का जो कॉपर उस पर 2 दिख रहा है, यानी कि 0 से क्या हो गया? ये +2, वैल्यू तो 0 से पहले 0 था, बाद में +2 लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू तो इसमें इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो ये पोटेंशियल किसका हो गया, ये हो गया, इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो किस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो अब IUPAC हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही हमेशा वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल मानती है, ऑक्सीडेशन को नहीं कंसीडर करती है। तो इसलिए हम लोग जो है हमेशा इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में ही लिखा हुआ डेटा भी जो मिलेगा हमको इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ रहेगा तो E लिखा रहेगा वहाँ पे, कैपिटल E, और स्टैंडर्ड लिखा रहेगा तो एक गोला यहाँ पे नॉट लिखा हुआ रहेगा ऐसे, ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गया। अगर स्टैंडर्ड नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल ऐसे ही पोटेंशियल लिख रहे हैं तो सिर्फ E लिखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेट ये होता है लिखने का, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, फिर अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पार्टिकल, और अनायन है तो अनायन लिखेंगे। यानी कि ये हुआ कि हम जब भी लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल तो फॉर्मेट मेरा यही रहेगा, वो स्टैंडर्ड हो या फिर स्टैंडर्ड नहीं हो, पहले पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल, फिर अनायन। इस तीनों में से कोई दो ही रहेगा, तीनों नहीं रहेंगे, या तो पॉजिटिव न्यूट्रल रहेगा या फिर पॉजिटिव अनायन रहेगा, कोई दो ही रहेंगे। सेम केस यहाँ भी है। तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो गया और नॉर्मल पोटेंशियल हो गया। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल और ये नॉर्मल पोटेंशियल में इसको कैसे पता करेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जैसे कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर हम रॉड डिप कर दिए, जैसे इस बार अगर हम सपोज करें कि हम मैग्नीशियम को डिप किए हैं और ये डिप किए हैं मैग्नीशियम सल्फेट में, तो मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है ये, उसमें अगर हम मैग्नीशियम रॉड को डिप कर दिए तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा। तो जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा, उस पोटेंशियल डेवलप होने से रॉड या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, नेगेटिवली चार्ज होगा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पोटेंशियल तो डेवलप हो ही जाएगा यहाँ पे। तो पोटेंशियल जो डेवलप होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर हम जो सॉल्यूशन रखे हैं मैग्नीशियम सल्फेट, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और उस टाइम टेम्परेचर 298 केल्विन अगर मेंटेन किया गया है, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at the 298 Kelvin and when the concentration of electrolytic solution, whatever the electrolytic solution is there, concentration of electrolytic solution is 1 molar, I mean 1 mole per liter. So when the concentration of solution is 1 mole per liter and if gas is present and the pressure of gas is 1 bar and temperature is 298 Kelvin, then at such time electrode potential is known as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट ये होगा। तो जैसे अगर हमारे पास दो स्पीसीज है, एक Zn है और एक Zn2+ है, और हमको लिखना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले पॉजिटिव तब न्यूट्रल। तो पहले लिखेंगे Zn2+, फिर लिखेंगे Zn। इट मीन्स कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मेट किसके लिए बताएं, ये फॉर्मेट है रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का। तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद ये दिखेगा भी, पहले +2 फिर 0 कम हो रहा है, इट मीन्स कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, बट बाय IUPAC कन्वेंशन रिडक्शन पोटेंशियल इज टेकन एज द standard oxidation potential is possible and standard reduction potential is also possible for the same species, but according to IUPAC convention standard reduction potential is taken as the standard potential। means अगर हम लोग जब कभी भी बोल रहे हैं आगे से, जब कभी भी हम बोलेंगे कि इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से नहीं होगा मेरा, क्योंकि IUPAC रिडक्शन को स्टैंडर्ड मानती है। तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, इट मीन्स कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखते हैं कि हम लोग किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि पहले गैल्वेनिक सेल को क्रिएट करते हैं। तो गैल्वेनिक सेल को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास 2 रॉड होगा, एक रॉड कैथोड के जैसा बिहेव करेगा, एक रॉड जो होगा मेरे पास वो एनोड के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना होता है तो हमेशा हम लोग अगर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग लेफ्ट में, यानी कि सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर। सबसे पहले यहाँ से इनलेट होगा, ये यहाँ से H2 गैस को पास करेंगे और प्रेशर उसका मेंटेन करेंगे 1 बार। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ से एक प्लेटिनम वायर होगा, इस पर प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग होगा। सेम उसी वे में 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होगा। टेम्परेचर भी मेंटेन करेंगे 298 केल्विन। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमेशा लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे। अब लेफ्ट में ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड मानकर चलते हैं। हमेशा एनोड मानकर चलते हैं। कब हमेशा? हमेशा का मतलब ये नहीं कि कभी क्वेश्चन में भी हमेशा ये लेफ्ट में ही मिलेगा, नहीं। जब हमको खुद से किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कोई पूछे कि कैसे मेजर करोगे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट के टाइम हमेशा की बात ये हुई कि हमेशा जब हम मेजर कर रहे हो तो मेजरमेंट के टाइम हमेशा हाइड्रोजन को लेफ्ट में ही ड्रॉ करना है। अदरवाइज ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, कैथोड के जैसा भी एक्ट कर सकता है, एनोड के जैसा भी एक्ट कर सकता है। बट वाइल मेजरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी अननोन इलेक्ट्रोड यू हैव टू सपोज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड। तो इसको ड्रॉ कर देंगे लेफ्ट साइड में एनोड होता है। फिर एक और जिसका पता करना है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं है। सपोज करें कि जिंक का नहीं पता हमको, तो जिंक का अगर नहीं पता तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन रहा होगा। स्टैंडर्ड पता करना है, इसका मतलब इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा। जिंक रॉड डिप किया हुआ होगा इसमें, ये जिंक मेटल का रॉड होगा इसमें। अब एक वायर यहाँ से निकला हुआ होगा। अब इन दोनों वायर को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और क्या है ना कि सॉल्यूशन को भी तो कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब तक सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं होगा करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पहले भी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, ये जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है। मतलब ओवरऑल में समझें कि सर्किट को कंप्लीट करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। तो अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब दोनों रॉड को जैसे ही कनेक्ट करेंगे, एक तरफ जिंक मेटल का रॉड, एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इन दोनों को जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे, क्या होगा कि करंट का फ्लो होने लगेगा। तो क्या होगा कि वोल्ट मीटर से फिर इसको कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज इसका मेजर कर लेंगे कितना वोल्ट है। तो वोल्ट कैसे मेजर करेंगे, वोल्टेज मेजर करने का फॉर्मूला हम लोग अभी देखें। फॉर्मूला क्या देखे थे, ई नॉट सेल, किसी गैल्वेनिक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई सेल या ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड है इसलिए ई नॉट सेल लिखे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो एनोड तो हमेशा जब अननोन है मेरे लिए, कैथोड का हमको नहीं पता, इसी को पता करना है। तो अननोन को हम लोग हमेशा क्या मान लेते हैं, अननोन हमारे लिए कैथोड होता है हमेशा। एनोड कौन होगा, हाइड्रोजन। तो अगर हमको यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, कैथोड कौन है, अननोन। अननोन कौन है यहाँ पे, जिंक। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, ZnSO4 में जिंक है Zn2+ के स्टेट में, टूटेगा तो Zn2+ SO4 2- और जिंक मेटल। तो ये दोनों कपल को पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे पॉजिटिव आयन। अभी हम बताए थे कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, उसमें से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर रहे हैं। दोनों का पोटेंशियल रिडक्शन वाला ही ले रहे हैं। अगर एनोड का हम ऑक्सीडेशन लेते तो ये प्लस हो जाता साइन, क्योंकि अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि रिडक्शन पोटेंशियल में से ही रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिडक्शन पोटेंशियल में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस कर सकते हैं। अलग अलग यूनिट होगा, अलग अलग तरह के पोटेंशियल होंगे, तो कैसे मेजर कोई करेगा, सेम टाइप का होगा तब तो सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ई नॉट सेल जो है वो क्या होगा, ई नॉट कैथोड। कैथोड मेरा किसका बना हुआ है, जिंक का। तो ई नॉट लिखे
अब रिप्रेजेंटेशन बताए कि सबसे पहले पॉजिटिव आयन, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, Zn2+ को, फिर किसको, न्यूट्रल, तो फिर कौन लिख देंगे, Zn को लिख देंगे। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन। SO4 का कोई रोल नहीं होता, 2 ही स्पीसीज लिखेंगे। माइनस एनोड किसका बना होता है मेजरमेंट के टाइम में, हमेशा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन H+H2, पहले पॉजिटिव आयन फिर न्यूट्रल, ये हो गया। तो अब क्या है कि इसका तो पता ही करना है हमको। E0 सेल जो है वो कहाँ से पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं तो वोल्टमीटर से कुछ तो वोल्टेज पता चलेगा ही इसका। तो जो भी वोल्टेज आएगा, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं कि 0 होता है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पोटेंशियल 0 है तो E0 सेल किसके बराबर हो जाएगा, E0 सेल हो जाएगा E0 Zn2+ Zn के इक्वल। तो इसका हमको पता ही करना है। तो जो भी E0 सेल आएगा वो Zn2+ Zn का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मीन्स इफ वी हैव टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी अननोन इलेक्ट्रोड, then we have to connect that unknown electrode with the standard hydrogen electrode, and we will construct galvanic cell in this way, and standard cell potential of galvanic cell is given by the E0 cathode minus E0 anode. In this case for hydrogen electrode we can write in this way, and standard hydrogen of electrode of zinc will be the E0 cell. In this way one can calculate the or measure the स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। तो ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि कैसे जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है गैल्वेनिक सेल का। आज हम लोग एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने देख लिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको देख लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और किसी का मेजर कैसे करते हैं, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है हाइड्रोजन, और इसका जो पोटेंशियल होता है आर्बिट्ररी 0 लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि ये तो स्टैंडर्ड फाइंड आउट करने का वे हुआ। अगर हमारे पास जो भी डेटा दिया होता है बुक में, जितने भी टेबल होते हैं वो सब स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए हुए होते हैं, कभी भी कोई दूसरा पोटेंशियल नहीं दिया हुआ होता। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दिया रहता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज क्या है, तो जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं, जैसे कि हम ऐसे जिंक का लिख रहे हैं यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं कि इसका वैल्यू -0.77 वोल्ट है, जो भी वैल्यू हो। तो अगर ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0 से भी कम है, नेगेटिव में है, तो जो 2 लिखे रहते हैं फॉर्म रिडक्शन पोटेंशियल में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, और ये बाद में लिखा हुआ होता है ये होता है रिड्यूस्ड फॉर्म। और इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म को टुगेदर दे कॉल्ड रिडॉक्स कपल। इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स कपल। तो ये रिडॉक्स कपल जिंक का है। मीन्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनी स्पीसीज, कॉपर और जिंक और मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, किसी का भी, टुगेदर दे आर कॉल्ड रिडॉक्स कपल। तो जिंक के रिडॉक्स कपल का वैल्यू इतना है। तो बाद वाले फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म, पहले वाले फॉर्म जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर करते टाइम। अब क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर किसी दूसरे के कंपैरिजन में हाई है कि लो है। अब जैसे ये होता है एक्चुअली रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म रिड्यूसिंग पावर जब भी हम लोग इन जनरल चेक करते हैं तो रिड्यूस्ड फॉर्म का चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर अगर हम चेक करेंगे तो Zn2+ का नहीं चेक करेंगे, Zn का चेक करेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा है, तो अगर हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म का नहीं पूछ रहा है, रिड्यूस्ड फॉर्म का नाम लेकर पूछेगा। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मीन्स कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही हाई होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज़ ये याद रखना ज़रूरी है कि जिसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है
इसका मतलब ये है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, ज़्यादा नेगेटिव है, 0 से और कम हो जाएगा, वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा, तो इसी वे में अगर हमको ये याद है तो दूसरा तो इसके कंपेयर करके इससे लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, अब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ रिड्यूस फॉर्म का नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितना ज़्यादा होगा उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा उसके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का। अब जैसे एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का, और सपोज करें कि जिंक का भी मेरे पास वैल्यू है, दोनों का वैल्यू हमको पता है। इसका वैल्यू है -0.77 वोल्ट और कॉपर का वैल्यू है +0.34 वोल्ट। अगर हमसे ये पूछा जाए कि किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, रिड्यूसिंग पावर किस मेटल का ज़्यादा है, तो रिड्यूसिंग पावर की बात की जा रही है, इट मीन्स कि रिड्यूस्ड फॉर्म यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म जिंक है। तो हमको जिंक के रिड्यूसिंग पावर को कॉपर के रिड्यूसिंग पावर से कंपेयर करना है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है उसी का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर जिंक का हायर होगा और कॉपर का रिड्यूसिंग पावर कम होगा। तो ऐसे हम लोग गेस कर सकते हैं कि विच वन विल बी मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन विल बी लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब डेटा भी हेल्प करता है ये बताने में कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कौन ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन कम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लिखा रहता है M+M, कोई मेटल है उसमें कभी तो पॉजिटिव साइन होता है, और E0 M+M लिखा रहता है तो कभी किसी दूसरे मेटल के लिए नेगेटिव साइन भी होता है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, तो अगर किसी का नेगेटिव साइन है, किसी का वैल्यू नेगेटिव में, जैसे यहाँ पे जिंक का वैल्यू नेगेटिव में था, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि उसका वैल्यू हाइड्रोजन से भी कम है। हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव किसके रेफरेंस में लिखते हैं, हाइड्रोजन से ही तो मेजर करके सबका पता करते हैं, तो हाइड्रोजन का तो 0 होता है, तो हाइड्रोजन खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर किसी का वैल्यू नेगेटिव है, 0 से भी कम है, हाइड्रोजन का तो बहुत कम था, 0 था पहले से ही, और हाइड्रोजन से भी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वैल्यू ये बताता है कि इट इज़, जिसका नेगेटिव वैल्यू हो, इट इज़ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तब उसका वैल्यू हाइड्रोजन से भी कम होगा। जिसका वैल्यू जितना कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर किसी का वैल्यू नेगेटिव है, बहुत कम है, तो उसका रिड्यूसिंग पावर 0 से भी कम है, इसका मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन से भी कम है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो नेगेटिव वैल्यू ये बताता है कि इट इज़ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। पॉजिटिव के लिए क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स कि दैट स्पीसीज इज लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, इट मीन्स कि मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा वो। अगर ये नेगेटिव वैल्यू मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ लेस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे हम लोग गेस कर सकते हैं। तो नेगेटिव साइन बहुत बार क्वेश्चन होता है कि व्हाट डज मीन बाय द नेगेटिव साइन and what does it indicates in the electrode potential value, then we can say that negative value of electrode potential suggests to us that it is more powerful reducing agent than the hydrogen electrode itself or hydrogen itself। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि अब मेरा इलेक्ट्रोड अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ तब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे। कहने का सेंस ये है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जिंक को डीप किए हैं, जिंक मेटल है, ZnSO4 में डीप किया हुआ है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा तब तो पता कर ही लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन है, 298 केल्विन टेम्परेचर भी है, बट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, इसका मतलब स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं है अभी। तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जो होगा वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे मेजर करते हैं तब तो स्टैंडर्ड होता है। तो उस समय उसका पोटेंशियल कुछ डिफरेंट होगा स्टैंडर्ड से। तो उस पोटेंशियल को पता करने का क्या तरीका है, कैसे पता करते हैं,
तो उसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इक्वेशन को दिया था नर्स्ट इक्वेशन, और ये इक्वेशन किसी का भी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है तो स्टैंडर्ड से वो अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो इसका यही काम है। तो ये इक्वेशन क्या होता है, इस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, कोई मेटल आयन है और मेटल है ये, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं पता कर रहे हैं हम लोग, अननोन पता कर रहे हैं। तो ई एम प्लस एम अगर हमको पता करना है तो स्टैंडर्ड से कुछ कम होगा, तो ई स्टैंडर्ड उसी मेटल का माइनस 0.059 अपॉन एन, फिर इधर होगा लॉग ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मीन्स जिस फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो, डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड फॉर्म, डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड फॉर्म। जैसे अगर हमको जिंक के लिए लिखना हो, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है और जिंक स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेशन का कुछ और है, तो लिखेंगे Zn2 + Zn, कुछ तो उसका स्टैंडर्ड होगा, ये डेटा गिवन होता है, तो Zn2 + Zn देन माइनस 0.059/n। ये कैसे पता लगेगा, तो जिंक के वैलेंसी कितने होते हैं, 2 है यहाँ पे, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि इसे 0 है और इधर +2 है, कितने का डिफरेंस है दोनों में, 1 का डिफरेंस है, सॉरी 2 का डिफरेंस है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, तो n यहाँ पे वैलेंसी हम लोग समझ सकते हैं। फिर लॉग ऑक्सीडाइज फॉर्म, पहले वाला फॉर्म ऑक्सीडाइज होता है, बाद वाला रिड्यूस्ड होता है, तो ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है, Zn2+ लिख दिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय Zn, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है Zn, ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है पहले वाला। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉलिड जो होता है ये जिंक सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग हमेशा 1 एज्यूम करते हैं, तो इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू गिवन ही होगा। तो इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग यूज करके किसी एक इंडिविजुअल का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने में हेल्प करता है, किसी इंडिविजुअल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने में हेल्प करता है, सिर्फ इंडिविजुअल का भी नहीं, किसी सेल का भी पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मीन्स कि ईएमएफ बताने में भी हेल्प करता है, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं हो तब भी। जैसे हम लोग तो यहाँ स्टैंडर्ड के लिए फार्मूला पढ़ लिए कि ई नॉट सेल इक्वल्स टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन अगर सेल ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो 1 मोलर नहीं है, तब तो हमको स्टैंडर्ड सेल जो पोटेंशियल मिलेगा वो स्टैंडर्ड सेल नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तब उसका कैसे पता करेंगे। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर नहीं है तो उसको भी पता करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन का एक और फॉर्म पढ़ रहे हैं अभी, वो क्या होता है कि जैसे किसी का ई सेल बताना है, ई सेल मीन्स ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना है तो हमको क्या करना होगा कि ई नॉट सेल पता होना चाहिए पहले से, और ई नॉट सेल अगर बाय द वे नहीं पता है हमको तो हम इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे, ई नॉट कैथोड दिया जरूर होगा और ई नॉट एनोड दिया हुआ, अगर ये दिया हुआ है तो ठीक है, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड जरूर दिया हुआ होगा, तो इससे ई नॉट सेल निकाल लेंगे। फिर माइनस, उसमें से माइनस करेंगे किसको, 0.059/n log QC। अब यहाँ पे क्या देखने की ज़रूरत है कि n यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो वैलेंसी था, यहाँ पे तो सेल बता रहे हैं तो 2 मेटल होंगे, तो यहाँ पे n क्या लिखेंगे और QC क्या है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मेरे पास कोई एक सेल है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि वो लिखा हुआ है Zn2+, ये सॉलिड होगा और ये एक्वस, ऐसे लिखा हुआ है, और सपोज करें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिखा हुआ है।
फिर डबल वर्टिकल लाइन, इसके बाद इधर रिडक्शन हाफ होगा। इधर सपोज करते हैं कि लिखा हुआ है Cu2 प्लस या एक्वस, ये भी है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज कर लेते हैं 0.01 है। फिर Cu लिखा हुआ है सॉलिड, ऐसे लिखा हुआ है। तो करना क्या होगा हमको कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में ये तो ऑक्सीडेशन हाफ हुआ, इसको ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं। ये हाफ जो हुआ इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ होगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पहले से 1। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या चाहिए कि सोचना चाहिए कि इधर एक जिंक का होगा वेसल, उसमें जिंक रॉड को डिप किया हुआ होगा, और इधर एक वेसल में हमारे पास कॉपर सल्फेट में कॉपर डिप किया, कुछ ऐसा है। तो करंट का फ्लो हो रहा होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है, 1 मोलर नहीं है, 0.011 है यहाँ पे, इसलिए स्टैंडर्ड नहीं है। तो जब शुरू में क्या होता है कि शुरू में सेल में करंट फ्लो करने लगता है। जैसे हमारे पास हम कोई यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्ट किए गैल्वेनिक सेल, तो क्या होता है कि शुरू में करंट का फ्लो हो रहा है, फिर धीरे धीरे करंट का फ्लो जो होता है वो वोल्टेज धीरे धीरे कम हो जाता है, अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता है। लेकिन शुरू में जो होता है करंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो बिल्कुल शुरू में होता है, शुरू मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा डिफरेंस, और जहाँ पे डिफरेंस जीरो होगा वहाँ पे करंट भी रुक जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं EMF। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से कोई करंट नहीं निकला है, मतलब अब अभी सेल थोड़ा भी यूज नहीं हुआ है, तो डिफरेंस दोनों के बीच का मैक्सिमम होगा। करंट उस समय फ्लो करेगा तो उसमें डिफरेंस मैक्सिमम दिखेगा। तो जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, या फिर दूसरे वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हुआ, रिडक्शन हाफ हुआ। अब इसको क्या करते हैं, हमको इस इक्वेशन का यूज़ करना है। तो हमको क्या करना होगा कि इक्वेशन लिखना होगा। जैसे इक्वेशन कैसे लिखेंगे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अभी हम लोग। इसमें क्या है कि जिंक बदल रहा है Zn2+ में, इसको रिएक्टेंट मानना है हमेशा और इसको प्रोडक्ट मानना है। जैसे हम यहाँ पे क्या किए कि E0 सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का है, ये Zn2+ Zn। तो जब सिर्फ E लिखा हुआ है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, तो इसको रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं एज्यूम करना है। ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट ऐसा नहीं, हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि इसको रिएक्टेंट इसको प्रोडक्ट आप एज्यूम करो। लेकिन जब सेल रिप्रेजेंटेशन है, हर जगह रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली बात हम नहीं ला रहे हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में, सेल रिप्रेजेंटेशन की जब बात हो रही है तब उस टाइम पे हम बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन है उसको रिएक्टेंट मान। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो फॉर्मेट है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म बाद में रिड्यूस्ड फॉर्म, यही लिखना है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के केस में ऐसा नहीं सोचना है। जब हम सोच रहे हैं यहाँ पे क्या सेल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें हम लोग इसको रिएक्टेंट इसको प्रोडक्ट मान के लिखेंगे तभी इक्वेशन सही आएगा। तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2+ की तरफ 2- भी लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2+, 2- न्यूट्रल, इधर जिंक न्यूट्रल है ही। एक इक्वेशन ये हो गया। ये हो गया एनोड का रिएक्शन। कैथोड का क्या होगा, कैथोड पे दिख रहा है पहले वाला क्या बोले, पहले जो लिखा हुआ है वो है रिएक्टेंट, बाद में जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट। तो कॉपर 2+ किस में बदल रहा है, कॉपर में। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो अब क्या है कि इसको हम लोग ओवरऑल लिख लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ और ये कैथोड का रिएक्शन हुआ। तो इधर 2+ था, इधर 2- लिख दिया तो ये 0 हो गया, इधर भी 0, चार्ज बैलेंस हो गया। कॉपर तो ऑलरेडी बैलेंस था, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन ओवरऑल क्या आएगा, Zn, और इसी साइड क्या है और Cu2+, उस साइड क्या बन रहा है Zn2+ प्लस क्या बन रहा है Cu। Zn जो है सॉलिड है, कॉपर भी यहाँ पे सॉलिड है, बाकी ये दोनों एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए इस प्रोसेस में, 2। तो 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, इसलिए इसका n का वैल्यू 2 हो जाएगा। बाय द वे कि अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता, तो हमको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता।
और 3 3 फिर कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 हो जाता। अगर मेरा कैंसिल होता यहाँ पे 3 होता इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 होता, तो इसमें 3 से इंटू करते, इसमें 2 से इंटू करते, तो कितना हो जाता कैंसिल, 6 कैंसिल होता, तो n का वैल्यू 6 हो जाता जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए। या इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, Zn और Zn2+ में 2 का डिफरेंस, कॉपर और कॉपर 2+ में कितने का डिफरेंस है, 2, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर दोनों में डिफरेंस सेम नहीं रहा, जैसे एक में डिफरेंस दिखा Zn और Zn, जैसे इस तरह से रहता कि एल्युमिनियम प्लस 3+ और फिर रिप्रेजेंटेशन होता कि Ag+Ag, ऐसे लिखा हुआ होता। तो इसमें डिफरेंस 3 का, इसमें डिफरेंस Ag और Ag में डिफरेंस 1 का, एल्युमिनियम में डिफरेंस 3 का। तो इसको क्या करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 1 3 ऐसे आ जाता। अगर इधर 2 होता इधर 3 होता तो n का वैल्यू हो जाता 6, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अगर दोनों सेम है तब तो सेम वैल्यू, जैसे यहाँ भी 3 होता यहाँ भी 3, तब तो 3 ही ले लेते, यहाँ 2 तो 2 ही ले लेते, यहाँ 1 तो 1 ले लेते। लेकिन अनइक्वल हो तो मल्टीप्लाई करके भी सोच सकते हैं, और इक्वेशन लिख के भी देखेंगे वैसे तो यही आएगा। बट ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको एक चीज़ और समझना है, QC समझना है। तो अब देखते हैं फिर इसका कैसे यूज़ करेंगे। ये दोनों मेरे रिएक्टेंट हो गए, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। तो रिएक्टेंट कौन कौन है, अब हम लोग QC मतलब होता है रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट होता है। तो रिएक्शन कोसेंट कैसे लिखते हैं, रिएक्शन कोसेंट लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट कौन कौन है हमारे पास, एक Zn2+, एक सॉलिड, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में हमेशा प्रोडक्ट होगा, तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन। अगर बाय द वे यहाँ पे 2 Zn2+ होता, 2 Zn2+ होता यहाँ पे, तो ये 2 Zn2+ होता तो हम पावर में 2 लिख लेते, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। 3 होता तो 3 लिख लेते, जो भी कॉफिशिएंट होता वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। बच गया कॉपर सॉलिड, तो कॉपर सॉलिड लिख लेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय, अब नीचे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन कौन है, तो Zn है, और कौन है रिएक्टेंट, Cu2+, Cu2+, ऐसे लिख लिया। तो ये मेरा QC का एक्सप्रेशन होगा। अब क्या है इस QC के एक्सप्रेशन में, ये तो सॉलिड का लिखा हुआ है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, तो इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। तो QC इसका फिर से मॉडिफाई करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, QC = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जैसे इसके रिप्रेजेंटेशन में ही हम लोग बात किए थे कि ये जो अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया हो तो Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, कॉपर का इतना है, तो जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे रख लेंगे, QC सॉल्व कर लेंगे। तो QC पता ही है हमको, n पता ही चल गया। E0 सेल क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो फाइंड आउट कर लेंगे कैथोड माइनस एनोड, किसको कैथोड मानेंगे किसको एनोड मानेंगे। तो हमारे पास 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सपोज करें कि Zn2+, Zn दिया हुआ है और E0 कॉपर 2+ कॉपर दिया हुआ है, तो किस वैल्यू को कैथोड का वैल्यू माने, किस वैल्यू को एनोड का वैल्यू माने। तो रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि Zn जो है वो एनोड की तरफ है, ऑक्सीडेशन है ये, तो यानी कि जिंक का वैल्यू एनोड का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर जिंक एनोड हुआ और कॉपर तो राइट साइड लिखा हुआ है कैथोड के साइड, तो कॉपर का वैल्यू कैथोड का हो जाएगा। तो कैथोड माइनस एनोड निकाल लेंगे तो E0 सेल पता लग जाएगा, E0 सेल पता लग जाएगा, n पता है, QC पता है, तो ये में पता लग जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल से देखते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस बार मान लेते हैं कि हमारे पास Mg2+ Mg ऐसे है, Mg2+ Mg, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ होगा, कुछ भी XYZ, ये नहीं पता कितना वैल्यू है। फिर E0 हाइड्रोजन का दिया हुआ है, H+H2, इसका वैल्यू है 0.00 ये तो याद है इतना होता है। ऐसे मैग्नीशियम का -2 पॉइंट समथिंग होता है, तो अभी ये वैल्यू याद नहीं है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि -2.3 वैल्यू है, -2.3 वोल्ट, और इसका 0.0, इसको रहने देते हैं अभी। अब एक सेल ऐसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, Mg2+, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻1 मोलर इंटू Mg, सॉरी सिंगल वर्टिकल लाइन Mg। ये सिंगल वर्टिकल लाइन वैसे क्या बताता है, ये भी ये चीज़ बता ही देते हैं यहाँ पे। ये सिंगल वर्टिकल लाइन बताता है कि दोनों तरफ जो स्पेसीज हैं वो अलग अलग हैं, जिससे इधर एक्वस है तो इधर सॉलिड है,
तो ये फेज सेपरेशन को बताता है कि इधर का फेज लिक्विड है, इधर का फेज सॉलिड है। तो ये फेज सेपरेशन या आयंस को सेपरेट करता है। सिंगल वर्टिकल लाइन्स इज यूज्ड फॉर फेज सेपरेशन। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन, इट इज यूज फॉर सॉल्ट ब्रिज। सिंगल वर्टिकल लाइन यूज फॉर फेज सेपरेशन, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, गैसियस फेज, जो भी हो। और इधर लिखा हुआ है H+ एक्वस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज कर लेते हैं 1 मोलर, और ये H2 गैस है 1 बार। और सिंगल वर्टिकल लाइन देखिए ऐसे प्लेटिनम लिखा हुआ है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है, प्लेटिनम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं। अब इसका इनॉट सेल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। पहले Mg2+ किस में बदल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, डायरेक्टली लिख देते हैं हम, और Mg सॉलिड में बदल गया। एनोड का रिएक्शन है ये। कैथोड पे क्या हुआ होगा, कैथोड पे हुआ होगा कि H+ है, वो किस में बदलता हुआ दिख रहा है, H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये गलती से हम लोग यहाँ पे ऐसे में, ये Mg जो होगा Mg2+ में कन्वर्ट होगा, ये इस तरीके से होगा 10⁻⁻1 मोलर ऐसे, और इधर Mg सॉलिड होगा। तो इसको अभी हटा देते हैं, पहले कैथोड ही लिख लेते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, तो H+ एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता होगा, ये हाफ H2 बन जाता होगा। ऐसे हम बैलेंस करके लिखें तो, या फिर 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देंगे। एनोड पे क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन को करेक्ट कर दिए, वैसे करेक्ट वे नहीं था वो, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ में पहले वैल्यू बढ़ना चाहिए 0 से +2, तो ऐसे होना चाहिए। तो Mg कन्वर्ट किस में हो रहा है, Mg2+ में। तो कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा, 2, Mg2+ + 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल, और इधर ये प्लस माइनस न्यूट्रल। अब जब हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें 2 का डिफरेंस, वही हम बोल रहे थे। इसमें कितने का डिफरेंस, 2 का, इसमें 1 का डिफरेंस है, प्लस और हाइड्रोजन 0, 1 का डिफरेंस। तो अलग अलग डिफरेंस हो तो इधर 2 इधर 1, दोनों को इंटू कर देंगे, 2 × 1 1 हो जाएगा। यहाँ से भी वही चीज़ होगा, इस इक्वेशन में इंटू करना पड़ेगा 2 से, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या लिख सकते हैं, 2 से जैसे ही इंटू किया बन गया 2H+, प्लस इसमें तो इंटू किए नहीं है, तो ये क्या लिख देंगे इधर Mg, और प्रोडक्ट साइड क्या होगा, 2 से जैसे ही इंटू करेंगे ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस, और प्लस क्या होगा Mg2+, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसके बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, QC में हाइड्रोजन गैस ये 1 बार प्रेशर पे होगा, ये सॉलिड होगा, तो क्या लिखेंगे Mg2+, और ऊपर में H2 गैस को भी लिख सकते हैं, बट हाइड्रोजन ये तो 1 है तो नहीं भी लिखें तो चलेगा वो। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, क्योंकि सॉलिड को तो लिखते नहीं है, 1 होता है, H+ का पावर 2, तो ये QC हो जाएगा। अब QC पता है, अब इसमें से कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो ये पहले जो लिखा हुआ था वो Mg वाला, वो तो एनोड था, तो ये एनोड का वैल्यू हो गया, ये हाइड्रोजन ये कैथोड का वैल्यू हो गया। तो कैथोड एनोड का वैल्यू है तो हम लोग निकाल सकते हैं इनॉट सेल। इनॉट सेल जब पता चल गया, n का वैल्यू पता चल गया, 2 कैंसिल हुआ इसलिए 2 है। QC हम लोग लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम लोग। इस तरीके से हम लोग इसका, इस सेल का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन का यूज़ करके, जो पहले हम लोग यूज़ किए थे। ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है, E0 सेल EMF माइनस E0 सेल माइनस 0.059/n log QC ऐसे। अब कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड आउट करने को बोला जाता है। तो Kc क्या होता है, अभी तक तो QC देख रहे थे, रिएक्शन कोसेंट। ये Kc क्या होता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट करना और आसान है। हमारे पास किसी भी सेल का QC फाइंड आउट करने बोला जाएगा, तो ई सेल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591/n log QC। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम पे बात करेगा तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है ना कि सेल वर्क करना स्टॉप कर देता है, यानी कि ये हुआ कि सेल पोटेंशियल बराबर हो जाता होगा, E0 सेल नहीं, ई सेल बिकम्स 0। तो ई सेल जब बिकम्स 0 हो जाएगा तो रिएक्शन कोसेंट को हम लोग फिर उस समय QC को बोलते हैं Kc। मीन्स एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम्स 0 एंड QC इक्वल्स टू Kc। तो क्या लिख सकते हैं, इसी को अब कैसे लिख सकते हैं, ये तो 0 हो गया, फिर E0 सेल लिख सकते हैं। E0 स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 नहीं होता कभी,
माइनस 0.0591 या फिर 0.059 भी लिख सकते हैं बाई n log Kc। अब इसके बाद फिर क्या, इसको चेंज कर देते हैं। इसको अगर हम उधर लेके चले जाए पूरे नेगेटिव टर्म को, तो क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू प्लस में आ जाएगा ये 0.0591 बाई n log Kc। हमसे Kc ही पूछा जा रहा है, तो Kc पूछा जाएगा, n तो हम बता ही देंगे जैसे पहले अभी तक देखते आए हैं। ई नॉट सेल भी फाइंड आउट कर लेंगे, डेटा दिया हुआ रहेगा इसके लिए, तो सारे टर्म्स पता है, तो फिर Kc पता कर लेंगे। लॉग अगर अपोजिट साइड चला जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और किसी का भी ईएमएफ या सेल पोटेंशियल कह लो, या जो भी उसका पोटेंशियल है उस गैल्वेनिक सेल का ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, मीन्स मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ठीक है, थैंक यू।